अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी महाज पर दो तीन खबरें बड़ी गर्म हैं। एक तो सबसे पहले जो इंतखाबात के हवाले से खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये भी ऑप्शन था और कंसिडर किया जा रहा था कि इसी असेंबली की मुद्दत थोड़ी बढ़ा दी जाए, और उसके बाद फिर ये भी ऑप्शन था कि शायद असेंबली अपनी मुद्दत तो ना बढ़ा सके तो कम से कम जो निगरान हुकूमत है उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया जाए और इलेक्शंस ही थोड़ा सा डिले करवाकर अगले साल तक ले जाया जाए। फिर इसके अलावा ये ऑप्शन भी है कि अगर इस साल इलेक्शन करवाने भी हों तो अब एक नया ऑप्शन सामने आ चुका है कि 60 या फिर 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। इसके ऊपर भी दो मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी इस बात के लिए हिमायत कर रही है कि जो मुकर्ररा मुद्दत है असेंबली की 14 अगस्त को जो तहलील होनी है वो पूरी होने दी जाए और फिर 60 दिन के अंदर ही इलेक्शन करवा लिए जाए, जबकि पीएमएलएन ये चाहती है कि शायद 3-4 दिन पहले असेंबली तहलील करने से 90 दिन का जो वक्त मिलेगा उसमें उनको शायद कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। वो फ़ायदा क्या हो सकता है, आखिर 60 की बजाय 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने के पीछे क्या लॉजिक है, ये समझना और जानना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल बादज़ क़यास नहीं है कि इलेक्शन ही फ़िलहाल ना तो 60 और ना ही 90 दिन में हों, बल्कि हो सकता है कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए और निगरान हुकूमत का टेन्योर ही बड़ा कर दिया जाए। इसके लिए ये भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर है कि टेक्नोक्रेट टाइप जो निगरान हुकूमत है उसी को थोड़ी सी एक्सटेंशन मिल जाए और उसके बाद सूरत हाल को ले जाया जाए इलेक्शंस की तरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज इस बात की तो यकीन दहानी कराने की कोशिश की है कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता नज़र आ रहा है? कौन कौन इसके ऊपर ऑन बोर्ड है, इस पर भी बात होगी। फिर ये भी देखना होगा कि चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकदमात में वो पेश हो रहे हैं। 17 जुलाई को तोशा खाना में भी उन्हें तलब कर लिया गया है। 9 मई के वाक़यात के हवाले से JIT में भी उन्हें तलब कर लिया गया है, और इसके साथ साथ दीगर जो केसेस हैं वो भी इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आगे चलकर बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो तब्दीली आई है उसके हवाले से भी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात का आगाज़ करेंगे इमरान साहब से। इमरान साहब, जैसे कि बात चूँकि आजकल सबसे ज़्यादा अहम यही चल रही है कि ये तो अब तय हो चुका कि अगला महीना इस हुकूमत का आखिरी महीना है और इसके मिड में हुकूमत ख़त्म हो चुकी होगी, असेंबली भी डिज़ोल्व हो चुकी होगी। लेकिन ये बात अभी तक भी क्वेश्चनेबल है कि क्या इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, नवंबर में होंगे या फिर अगले साल कहीं जाकर होंगे। तो आपके इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्या हो रही है, क्या खिचड़ी पक रही है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शुरू बात सीधी सी है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो मेन दो स्टेक होल्डर्स हैं उन दोनों में थोड़ा सा ये इख्तलाफ है कि भी किस बात पे इलेक्शन कब करवाए जाए। तो मुस्लिम लीग नून जो है उसका मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि अगर इस तजवीज़ पे अमल हो कि असेंबली अपनी मुद्दत से 2-3 रोज पहले छोड़ दी जाए और 90 दिन में इलेक्शन हो, तो उसका फायदा ये होगा उन्हें कि वो समझते हैं कि चेयरमैन PTI जो है उनके मुकदमात में सभी कुछ चीजें मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी होंगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वापस आ चुके होंगे और मामला इस तरह के होंगे कि जिसमें उन्हें सियासी तौर पे फायदा हो सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो देखें, मैं हमेशा से हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बिल आखिर ये दोनों एक दूसरे की खरीफ जमाते हैं। इन्होंने एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ना है, तो कोई भी जमात सियासी हो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी मुखालिफ जमात जो है उसके लिए राह ज्यादा से ज्यादा हमवार हो, जिसका उसे फायदा और उस जमात को नुकसान हो। लिहाजा पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है या पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझेगी कि नहीं इससे तो मुस्लिम लीग नून को ज्यादा फायदा हो जाएगा और उसका उन्हें अल्टीमेटली नुकसान होगा, तो फिर उनकी कोशिश यही होगी कि वो उस तजवीज़ पे अमल ना होने दें। लिहाजा ये जो सारी खिचड़ी है असल यही है कि ये यानी आपके कहने का मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाती है, वो अहल हो जाते हैं इंतखाब लड़ने के लिए, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी बन जाते हैं, तो फिर नून लीग का पलड़ा भारी हो जाएगा, बिलावल का चांस और कम हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि उनकी अहलियत से पहले ही इंतखाब हो जाए ताकि बिलावल का चांस फिर भी मौजूद रहे। देखें समीना, मेरी राय में तो अभी बिलावल का चांस इस वक्त भी कोई नहीं है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी सिर्फ दबाव बढ़ाने के लिए
ऐसा कर रही है। जरदारी साहब के करीबी हल्के जो हैं उनका ये कहना है कि जरदारी साहब भी असल में 2028 पे नजर रखे हुए हैं। वो भी ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी उस वक्त तक इतनी ट्रेनिंग हो कि वो उस वक्त जाके वजीर आजम बन जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून पे मुख्तलिफ सियासी जमातों पे दबाव बढ़ाने के लिए और ताकतवर हल्कों में अपनी मौजूदगी को मजीद जो है ना उसमें ताकत शो करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, बल्कि करवाई जा रही हैं। कभी वज़ीर आला सिंध की जुबान से और कभी दूसरी लीडरशिप की जुबान से कि जनाब बिलावल भुट्टो जो हैं वो हमारे उम्मीदवार हैं। असल ये मामला इस तरह से नहीं है। लेकिन जो भी मामला हो, एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है भले ही इलेक्शन के बाद दोबारा मिलकर हुकूमत जरूर बना ले, लेकिन फिलहाल इलेक्शन तक उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। लिहाजा वो वही चीज चाहेंगे जो उन्हें फायदा दे। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब की नाअहली उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ की वापसी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे कितना फर्क पड़ेगा ये मैं आपसे अभी अगले राउंड में पूछूंगी। फिलहाल मैं उसामा गाजी को यहाँ पे वेलकम करूंगी, सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, आपका बहुत शुक्रिया वक्त दिया हमें। और उसामा, बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त डिस्कशन चल रही है इस हवाले से कि इलेक्शन कब होंगे, और ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि इस वक्त आप कहीं भी महफिल में बैठें, कहीं बाहर मिलें किसी से या आवाम से मिलें, कुछ भी हर कोई ये सवाल ज़रूर करता है। आपका जवाब क्या है इस पर? देखिए समीना, कितनी मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि एक चीज आइन में दर्ज है कि सबको पता होना चाहिए कि इलेक्शन जनाब इस तरह होंगे। अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई तो फिर तो जनाब 90 दिन में, अगर मुद्दत पूरी की तो 60 दिन में। लेकिन अब ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और हर कोई यकीन करें, आपसे भी लोग पूछते होंगे, हमसे भी, जिस तरह इमरान साहब है सीनियर हमसे है और उनकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है, ज्यादा गहरी नजर है, सब लोग यही, हम जहाँ महफिल पे जाएं सब ये सवाल, इलेक्शन होंगे, अच्छा होंगे तो कब होंगे? क्यों किसी को यकीन ही नहीं रहा कि इस मुल्क ने अब आइन के मुताबिक भी चलना है। एक माजी भी हमारा, खैर यहाँ तो आइन ऐसे पांव के तले रुंधा गया, इतनी दफा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी चले 1973 का आइन 5 दफा कम से कम बहाल तो हुआ, अपनी शक्ल में आया और उम्मीद है आइंदा भी कभी आएगा। लेकिन ये कहानी वहां से शुरू होती है कि जब हमने एक चीज वाजे थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, जब असम्बलियां तहलील हो गई, आइन में लिखा था, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, बार बार कहती रही, फिर बेबस भी नजर आई और वो नहीं हुआ। जब आप एक दफा एक चीज को तोड़ते हैं, आइन पामाल कर दिया आपने, तो अब आपके लिए कोई चीज नहीं रह गई। उसके बाद आप जितनी दफा मर्जी पामाल करते चले जाए, तो लिहाजा 100% तो हम नहीं कह सकते। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नून लीग, आप देखिए शहबाज शरीफ साहब के बयानात आप देखें कि जी हम जान छोड़ रहे हैं जी, अगस्त में हम जा रहे हैं जी, अगस्त में हम निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे। उसके बाद वो ये नहीं कह रहे कि जी फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे ही होंगे या 60 दिन के अंदर होंगे। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि कब होंगे, अक्टूबर में, नवंबर में या कब होने, ये इलेक्शन कमीशन। बल्कि वो कह रहे हैं बर वक्त इंतखाब सबकी ख्वाहिश भी है और हम कोशिश करेंगे कि ये बर वक्त हो। अब यानी ये तो ये ख्वाहिश की बात तो है ही नहीं है, ये तो एक आईनी तकाजा है हमारा। जी, पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देना चाहती। वो कहते हैं कि नहीं, बल्कि आज नईर बुखारी साहब का बयान देखें, वो कहते हैं कि जी असेंबलियां मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन हो, यानी 60 दिन, वो तो 90 दिन देने को भी तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी। वो एक अलग कहानी है, फिर हम आगे टाइम हुआ तो उसमें बात कर लेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कई इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, तो इस तरह से अब ये हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अब नून लीग चाहती है कि शायद मियां साहब को वापस आने के लिए उस सितंबर तक का वक्त और उसके बाद जरा कैंपेन, उसमें वो उनको कोई इतराज नहीं अगर केयरटेकर सेटल लंबा भी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे अभी IMF की शराइत पर अमल दरामद जैसे शुरू होना है। 5 रुपए आज बिजली की कीमत फी यूनिट 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बढ़ाने के लिए आ गया है। चीनी 150 रुपए किलो हो गई, आटा महंगा हो गया, महंगाई का एक तूफान आ रहा है। तो वो चाहेंगे हमें एक टाइम मिल जाए कि शायद लोगों की मेमोरी से निकल जाए कि हाँ ये तो केयरटेकर सेटअप में हुआ है, शायद नहीं ये तो उनके दौर में इतनी महंगाई थी, आज हो गई है। तो वो तो उनको सूट करता है। लेकिन पीपल्स पार्टी को 15 साल, अब देखिए 15 साल से इक़्तिदार में सिंध में, तो वो तो अब नहीं चाहेंगे कि 1-2 दिन भी इक़्तिदार उनसे दूर रहे। वो तो और ज्यादा बिलावल को वो तो चाहेंगे बर वक्त इलेक्शन हो। वेरी राइट। लिहाजा देखते हैं क्या होता है, लेकिन ज्यादा ये चांस नजर आ रहा है कि बर वक्त इलेक्शन शायद। आपने जो आइन की पहले बात की ना उसामा, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं ये बात थोड़ी लेके चौधरी साहब की तरफ भी जाऊंगी, क्योंकि मैं कल एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, वसीम बदामी साहब के शो में कायरा साहब बात कर रहे थे और यही बर वक्त इंतखाबात के हवाले से था चौधरी साहब। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सवाल जवाब में उन्होंने ये जिक्र किया कि देखें जी आइन तो बड़ा क्लियर है इस मामले पर कि इंतखाब तो 60 दिन के अंदर होना ही होना है,
और अगर असेंबली वक्त से पहले होती है तो मैक्सिमम 90 दिन है, वरना 60 और 90 दिन से आगे तो बात हो ही नहीं सकती, जा ही नहीं सकता मामला, ये बड़ा क्लियर है। तो मैं बड़ा दिल में हैरान हो रही थी कि अभी चंद महीने पहले तक जो यही लोग आइन की इस शिक को ऐसे लग रहा था कि जैसे भूल बैठे हैं, लेकिन अब इसके ऊपर उन्हें बड़ा क्लैरिटी नज़र आ रही है। तो ये एक आपको ये उसामा ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप एक दफ़ा आइन की वायलेशन कर लेते हैं या उससे हट जाते हैं, इनहराफ कर लेते हैं, तो फिर एक हमेशा के लिए गैर यकीनी जो है वो रह जाती है। हम इसी तरफ चले गए चौधरी साहब। जी बिल्कुल, आप उसी तरफ चले गए हैं। आप उसी दौर में हैं जहाँ पे आइन की जो मैंडेट है या कमांड है या कानून की जो मैंडेट है उसको कोई दरख़ौर इतना नहीं समझा जा रहा है, और उसको जो है किसी तौर पे भी जो है किसी अदालत के हुक्म को, चाहे वो मिसिंग पर्सनस हों, अब पंजाब में से भी लोग जो हैं, ये पहले एक सूबे का मसला था, अब ये मसला बढ़ गया है, लोगों को उठाया जा रहा है लेकिन उनके जो महल वकूअ है वो नहीं पता चल रहा। अदालतें जो हैं वो बेबस नज़र आती हैं और लोगों को उठा लिया जाता है और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। ये बहुत ही जो इलेक्शंस होने हैं, आइन में एक तरीक़ेकार दर्ज है, अगर आइन और कानून के मुताबिक चले तो शायद तो प्रॉब्लम हो ना, लेकिन क्योंकि हमने तहैया कर लिया है कि हमने आइन और कानून के बजाय अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलना है, मुल्क को जो है वो अपनी ख्वाहिशात के ताबे जो है वो करना है। ये लेकिन जो सब पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि 90 दिन में हो, पीपल्स पार्टी कह रही है 60 दिन में हो, ये ख्वाहिश में फ़र्क क्यों आ गया? क्यों सूट करता है पीएमएलएन को 90 दिन, क्यों सूट नहीं करता पीपल्स पार्टी को 60 दिन 90 दिन? सबसे पहली बात तो मैं ज़मीना आपको बता दूं कि नून लीग की एक ख्वाहिश तो बिल्कुल अमली जमा नहीं पहनाया जा सका, उनकी तरफ से भरपूर कोशिश के बावजूद और उनकी भरपूर ख्वाहिश के बावजूद वो ये था कि मुआशी एमरजेंसी लगा के असम्बलियों की मुद्दत जो है मौलाना फजल रहमान और नून लीग ये चाहते थे कि इसको आगे बढ़ाया जाए, जो कि ये मंजूर नहीं हुआ और फैसला करने वालों ने कहा है कि इलेक्शन जो है ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। और जो वज़ीर आज़म है निगरान, वो भी शायद कोई माहिर मैशत होंगे, ये भी एक सदाएँ आ रही हैं, वाक़फ़ान हाल ये कह रहे हैं, क्योंकि मुल्क को जो दरपेश मामला है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख्वाहिशात का ताल्लुक़ है, वो पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को इतना वक्त नहीं देना चाहती, बावजूद कि वो क्योंकि नून लीग जो है वो ज़्यादा वक्त इसलिए चाहती है कि जो दिन भी उनको आए, उनका ये ख्याल है कि मुआशी जो दबाव है जो उनका, वो उनके अपना जो पार्टी के अंदर ये सोच है कि शायद जो पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई हैं वो उनको तो कंट्रोल कर लिया गया है, अब मुआशी जो चैलेंजेस हैं वही उनके सामने हैं और वही इलेक्शन की जो राह में रुकावट है। तो अगर उनको किसी तौर पे जितना भी वक्त हो सके तो रिलीफ अगर कोई थोड़ा बहुत मिल सके तो उसके लिए वो ज़्यादा टाइम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर साइड वो नून को बिल्कुल खुल खेल के मौका नहीं देना चाहते और वो ये चाहते हैं कि जितनी कम से कम मुद्दत में इलेक्शन हो सकें वो हों, ताकि जो बैलेंस है असम्बली में उनके अपने अपनी एस्टिमेशन होती है, रिजल्ट्स आने के बाद ही मालूम होगा, लेकिन उनकी एस्टिमेशन ये है कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो शायद नून को, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से थोड़ा आगे लेके जाऊं। इमरान साहब से इस पर पहले कमेंट लूंगी। इमरान साहब, लेकिन सवाल तो अब 60 और 90 से भी आगे का किया जा रहा है। बात तो हो रही है कि शायद निगरान सेटअप को ही थोड़ा सा तूल दे दिया जाए, तो ये इसकी भी आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इस तरह का, जैसे अभी चौधरी साहब ने भी कहा कि कोई मईशत दान वज़ीर आज़म आए, या अगर ना भी आए तो एक टीम ओवरऑल उसको ऐसी दे दी जाए किसी भी निगरान वज़ीर आज़म को और फिर उसको प्रोलॉन्ग भी किया जाए, तो ये मुमकिन है कि इस तरह की कुछ निगरान सेटअप लंबा कर दें? देखिए समीना, बात ये है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है इस वक्त इस्लामाबाद में, उसमें से तो ये है कि कहा जा रहा है कि हफीज शेख साहब या उस तरह की कोई शख्सियत जो है वो IMF की मर्जी से वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म बन गए और IMF की आशीर्वाद जिसे हासिल हो और IMF की आशीर्वाद के बाद उनसे ये कहा जाए कि मामला क्योंकि ठीक करने हैं तो हम यहाँ पे निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ा देते हैं। लेकिन सियासी तौर पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून
हो या पीपल्स पार्टी, इवन मौलाना फजलुर रहमान, इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता अब कि निगरान हुकूमत जो है वो बढ़े। ये सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि निगरान हुकूमत जो भी हो उसको इलेक्शन फौरी तौर पे वो 90 दिन हो या 60 दिन हो, उनको उस तो फिर इमरान साहब कहीं यही ना हो रहा हो कि आखिर में 90 दिन के बाद हम देख रहे हो कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन सब एक ही सफ में खड़े होकर इस बात के ऊपर तहरीक चला रहे हो कि इलेक्शन कराओ। हाँ, मैं इसमें तो सिर्फ आपसे यही बात कहने लगा था, अगला फिक्रा मेरा यही है कि असल प्रॉब्लम देखें कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी पंजाब में और केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। अब अगर यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए तो एक बात ये है कि ये किस मुंह से ये मुतालबा करेंगे कि अब क्यों 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे या 60 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, क्योंकि फिर उस वक्त तो इनके पास ये कहने का जवाब नहीं होगा जब ये खुद हुकूमत में है और ये इलेक्शन नहीं हुए, उसकी जो भी वजूहात हो। लेकिन बहरहाल आखिरी जो जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त पे ही आयद होती है। अखलाकी तौर पे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे इमरान साहब के, फिर इनके पास अखलाकी जवाब रहेगा नहीं, लेकिन मसला वही है कि अखलाकियात ही जब ना रहें सियासत में तो फिर जवाब तलाश करने की ज़रूरत क्या है, अपने लिए तो वो जवाब तलाश कर लेंगे। लेकिन मैं उसामा की तरफ ये सवाल लेके जाऊँगी कि उसामा, आप समझते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप को लंबा खींचा जा सकता है, तूल दिया जा सकता है, और जब सारी जमातें इलेक्शन चाह रही होंगी तो फिर कैसे इलेक्शन नहीं होंगे? पाकिस्तान देखिए, वो जिस तरह से हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में देखा, ये आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक्त ज्यादातर पार्टीज जो हैं वो ये चाह रही थी कि जी इस तरह से हो जाए। सिर्फ एक तरीके साहब थी जो कहती थी कि नहीं जी 90 दिन, बाकी सारों को इतना मसला नहीं था। इस दफा सबको मसला होगा तो प्रेशर जरूर होगा। लेकिन देखिए, जब फैसले हो जाते हैं वो बोलते रहे, जहाँ कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे, सारे एहतजाज करेंगे। आजकल एहतजाज का माहौल है, जब आपने खुद एहतजाज का माहौल ही खत्म कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, निगरान सेटअप किस तरह से होगा। आज आप देख लीजिए कि खुद रो रहे हैं कि ओहो जो निगरान सेटअप खैबर पख्तूनख्वा में आया वो तो हमारी सुन ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ मौलाना साहब की सुन रहे। तो क्या कर लिया इन्होंने, अब सारे मिलकर कर लें एहतजाज, हटा के दिखा दें फिर गवर्नर साहब को। और जब अभी तो इख्तियार है इनके पास, अब नहीं हटा पा रहे तो बाद में क्या कर लेंगे। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि अब अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब के सेटअप पर अब आकर एतराज शुरू हुआ है तो हटाकर दिखा दें, अब नहीं कर सक पाएंगे। इसी तरह जब एक दफा कोई आकर बैठ गया तो फिर तो उनकी मर्जी है, जो लाकर बिठाएंगे और जिस तरह से वो चलाएंगे, फिर इनको किसने पूछना है। तो यही होता है कि जब आप पहले एक दफा मिस्टेक कर देते हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि आइन से आप बाहर एक दफा चले गए तो बस आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया, अब आप रोते रहें तो वो तो आप जो लाएंगे, बिठाएंगे, चलाएंगे, फैसला उन्होंने करना है कि कब तक। और उसमें मैंने अर्ज किया कि हो सकता है नून लीग शायद इतना एहतजाज ना करे, दिखाए जरूर कि अच्छा चलें जी कुछ अर्सा लंबा हो जाए, हमारे लिए थोड़ी स्पेस और बेहतर बन जाए। तो अगर उनको यकीन दिला दिया जाता है कि अगली बारी आपकी है, तो जिसको यकीन होगा कि अगली 5 साल की बारी आपको हम हर सूरत देंगे, तो वो तो शायद फिर एहतजाज में उस तरह शामिल नहीं होगा। तो देखना यह है कि क्या होता है। ये आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया पर इनको चुप करना पड़ा, ये उस पर शोर भी ज़्यादा वही मचाएगा जिसको ये मसला होगा कि भाई फौरी इलेक्शन में फ़ायदा है, वरना जिसको ये पता है कि अगर डिले करेंगे तो फ़ायदा है तो वो तो फिर ज़्यादा खुशी होगा कि चलो अच्छा डिले हो जाए। लेकिन चौधरी साहब, अब दोनों ऑप्शंस में एक सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि निगरान सेटअप को किस तरह से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। क्या ऐसी कोई लेजिस्लेशन की जा सकेगी जबकि असेंबली मौजूद नहीं होगी कि जिसमें निगरान सेटअप को कोई आइनी कवर मिल जाए? तो ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है या इसके पास कोई आइनी तौर पर कोई जवाब भी तराशा जा सकता है इसके लिए? नहीं, आइनी तौर पे जो गुंजाइश तो इसकी कानूनी और आइनी तौर पे नहीं होती है, लेकिन क्योंकि पंजाब और केपी में एक मिसाल कायम कर दी गई है कि 90 दिनों का जो 60 दिनों का इलेक्शन था, 90 दिनों का, उसको खींच के कोई आप देख लीजिए आप कितने महीने हो गए हैं उस पे चले गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल की मौजूदगी में जहाँ पे जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद जमातें हैं उनकी टेसिट अप्रूवल यानी उनकी रजामंदी के साथ अगर ये मामला हुआ है, तो अगर वो निगरान हुकूमत वफाक की भी कोई टूल पकड़ जाए तो उस पर एतराज़ मुश्किल होगा। इस बात में वज़न है इमरान याकूब खान साहब की कि आप किस मुंह से उसकी मुखालफत करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एहतजाज की आप बात कर रही हैं, ये तमाम जमातें, ये 13 जमातें पीडीएम की या 13 और भी बाहर की मिल जाए, इनमें कैपेसिटी नहीं है एहतजाज की, इनकी कॉल पे लोग नहीं निकलते।
ना निकले हैं, ना आज निकलेंगे और ना कल निकलेंगे। ये इनकी जो मामलात हैं इस वक्त सियासी तौर पे, ये जो हैं इस पोजीशन में नहीं हैं कि एहतजाज कर सकें। इतनी नाकस कारकर्दगी, इतनी मुआशी तौर पे अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करके और इतनी ज़्यादा जो आम आदमी की ज़िंदगी दिगरगूं करके कोई कैसे उम्मीद लगा सकता है कि उनके लिए अवाम निकलेंगे। अवाम इन हुकूमत में शामिल जमातों के लिए हुकूमत के खिलाफ तो नहीं कर मेरी सकती है वो कॉल आपके साथ नहीं कर देखने सकती। में या ठीक। मेरी ओपिनियन में कभी भी नहीं निकलेंगे। ऑलराइट, चलिए थोड़ा इसको लेकिन आगे लेके चलते हैं। ये तो हम काफ़ी दूर की बात सोच रहे हैं कि ये नौबत आ जाए कि इन जमातों को भी एहतजाज करना पड़ जाए इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कराने के मुतालबे के लिए। लेकिन उससे पहले भी काफ़ी कुछ होना बाकी है और इमरान साहब उसमें काफ़ी कुछ में ये भी शामिल है कि पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। काफ़ी अरसे से ये हम खबरें सुन रहे थे कि ईद के बाद तेज़ी आएगी और गिरफ्तारी उनकी पक्की है। अब हम पिछले 1-2 दिनों में से ज़्यादा ये चीज़ सुन रहे हैं कि अगले वीक तक में हमें इसमें कोई पेशरफ नज़र आएगी। तो आपको लगता है वो वक्त आ गया अब? देखिए स्पीना, बात सीधी सी है कि आप कितनी देर तक चीजों को लिंगर ऑन कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो मुकदमात हैं, या उनको किसी न किसी मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाना होगा, या आप उनमें उनको बरी करेंगे या सजा देंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ पेशियों पे पेशियां होती रही और मंतकी इंजाम तक ना पहुंचे। दूसरी बात ये कि जो 9 मई के वाकयात हुए हैं उसमें जो भी जिम्मेदारान है और जो भी प्लानिंग की गई है, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से ये इल्जामात हैं कि वो उस प्लानिंग में शामिल हैं, उनकी माँ पे ये सब कुछ हुआ है। तो या तो फिर साबित करना पड़ेगा आपको अदालतों में, या फिर आपको उनको बरी करना पड़ेगा। लेकिन मौजूदा जो मामला नजर आते हैं उसमें मुझे ये लगता है कि आम इंतखाबात से पहले शायद ये जरूरी भी हो जाएगा कि उन चीजों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और इस वक्त अगर आप सियासी टेम्परेचर को देखें, सियासी मामला को देखें और पीडीएम में शामिल जमातों के जो इन हाउस जो इजलास होते हैं, जो इनकी अपनी बैठकें होती हैं, उसमें देखें तो ये इस बात का बरबला इजहार किया जाता है कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो जल्द ना सिर्फ सलाहों के पीछे होंगे बल्कि नाअहल भी हो जाएंगे, उनको सजा भी होगी। तो इस सारे मामले में आप देखें कि पीटीआई ये अब होता नजर आएगा, लिंगर ऑन नहीं हो सकता, राइट। लेकिन उसामा, आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हो भी जाएं, नाअहल भी हो जाएं, इंतखाबी सियासत से आप उन्हें आउट भी कर दें, लेकिन उसके बाद अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहता है तो क्या उनकी गिरफ्तारी से कोई फर्क पड़ेगा वोट बैंक पर, रिजल्ट्स पर? देखिए, फर्क तो यकीनन पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस हद तक पड़ता है। मेरा जाती ख्याल है कि इतना नहीं पड़ेगा कि आप कहें कि जनाब बिल्कुल ही फारिग हो गई। क्योंकि इस वक्त जितना जोर हमें नजर आ रहा है तरीके इंसाफ का, और उसमें जाहिर है कि जो पिछला 1.5 साल गुजरा है पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी कारकर्दगी किसी हुकूमत की नहीं रही। चाहे आप उसको माशी स्तर पर देखें, 150 रुपए किलो आप देखिए चीनी हो चुकी है, जिसका मैंने किया, आटा देखिए, आप बिजली की कीमत देखिए, हर सतह पर इतनी महंगाई, इतनी बर्बादी, और अभी आगे आपको दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाना है। तो ये सब चीजें हैं जिसका बैगेज है, और फिर उसमें जाहिर तरीके से आपको एक एडवांटेज होगा। अब तो कह तो रहे हैं मियां जावेद लतीफ साहब के जी वो बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, वो नहीं देख रहे। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है, जाहिर एक जिम्मेदार पोजीशन पर है, वो भी कह रहे हैं कि जी इनको नहीं इजाजत होनी चाहिए। बहुत से लोग बैन की बात कर रहे हैं और किसी वक्त भी हो सकता है। मगर उसके बाद चलिए, अगर गिरफ्तार है, नाअहल है, अब नवाज शरीफ साहब भी तो नाअहल थे क्योंकि उनकी पार्टी देखिए आप, क्या आज वो हुकूमत बना ली उन्होंने, तो सिर्फ नाअहली से या गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी, उससे हमदर्दी का बोझ ज्यादा बढ़ जाएगा। असल कहानी होगी कि जब आप किसी तरह से पार्टी को बैन करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप उससे फिर इलेक्शन को मानेगा कौन, इंटरनेशनली भी लोकली, वो भी एक बड़ा मसला होगा। उसके लिए बहुत ज्यादा आपके मसाइल होंगे, कोई आसान काम नहीं है। अगर आप उसको इस हद तक ले भी जाते हैं और कर भी देते हैं, उसके बाद जब आप सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी आपको नजर आ रही है उसको आप माइनस करते हैं, तो आप किस तरह से आगे चल के मुल्क को चलाएंगे? आपने जो फैसले कर रहे हैं उसके पीछे कौन नहीं खड़ी होगी, उसको ओन नहीं करेगी। वो पॉपुलर लीडरशिप का फायदा ही होता है कि यार जरूरत क्यों होती है कि अगर आपने सब फैसले नहीं करने हैं। वैसे भी उसामा, ये पार्टी बैन करने के लिए तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है और अभी इतना वक्त तो है नहीं इलेक्शन में कि वो पूरा प्रोसेस चले और फेयर चले और उसके बाद कहीं जाके बल्ले का निशान ही गायब हो जाए। तो ये तो खासा एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए और बहुत सारे खुद इस पीडीएम की ही जमातों में बहुत सारे लोग और पीपल्स पार्टी भी इवन वो इन चीज़ों की मुखालफत भी कर रही है कि हम तो बैन वगैरह के हक में ही नहीं है।
तो इसका वैसे मुझे कम लगता है इम्कान के बल्ले का निशान ही गायब हो जाए। लेकिन वैसे समीना, मैं यहाँ पे जरा उसामा से एक बात पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसामा, मुझे आप ये बताएं कि आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी को भी तलवार का निशान नहीं दिया गया था, उसको तीर का निशान मिल गया था। तो क्या फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकी थी? निशान बदलने से उस तरह से नहीं होता जब तक आप ना देखें। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि आप ये समझते हैं कि पीटीआई का हाल फ्यूचर में ऐसा होगा जैसा कि कराची में एमक्यूएम का हुआ, कि उसका वोटर ही ना निकले या उसके लोग जो हैं वो उसके टिकट पे इंटरेस्टेड ना हो। देखिए इमरान साहब, अब यह है कि एमक्यूएम का यह हाल बड़ा लंबा अरसा लिया और फिर वो देखिए कि वो सिर्फ एक सूबे तक और उसमें भी शहरी इलाकों तक महदूद जमात, फिर उसके जो बानी है वो कितने सालों से बल्कि दिहाइयों से मुल्क से बाहर। तो वो प्रोसेस अगर आप एक चीज उसमें मैं ऐड कर दूं उसामा कि वो उनके बानी ने खुद ही बॉयकॉट करने के लिए कह दिया था, तो वोटर इसलिए बाहर नहीं निकला था। जो उनके हामी वोटर था, आधा वोटर तो इसलिए बाहर नहीं निकला कि उनके बानी ने कह दिया था कि ऐसे इलेक्शन में ना आप पार्टिसिपेट करें, जिसमें हम लोगों को इन्होंने आउट किया। तो अब जाहिर है कि वो एक और हालात है, लेकिन अगर कहीं फैसला हो चुका है तो वो उसका प्रोसेस और वो लंबा है और इसका सब आसान नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए ना समीना, बदकिस्मती है कि जब फैसले कर लिए जाते हैं तो देखा नहीं जाता कि उसके असरात क्या होंगे। जब कर लिया तो कर लिया और उसके बाद आप शुरू कर देते हैं, लेकिन जो नुकसानात है वो आने वाले कई सालों में होंगे। माजी में हमने अवामी नेशनल पार्टी का देखा है कि इस तरह से पीपल्स पार्टी के दौर में बैन, फिर वो पहले नैप थी, फिर एमपी हो गई, पहले नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर अवामी नेशनल पार्टी हो गई। तो वो बैन करना तो हल नहीं है, वक्ती तौर पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो फिर ज्यादा स्ट्रांगली वापस आएंगे। तो अब देखना है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और बाकी फैसला साहब क्या फैसला करते हैं। मुझे नहीं लगता कि दानिशमंदाना फैसला होगा, लेकिन मुझे इस बात का भी पता है कि जब किसी भी तरह से फैसला कर लिया जाए तो उन्होंने हमारी नहीं सुननी। ना राजी साहब हमें सुनेंगे, ना नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है और देखते हैं कि वो किस तरह तक जाते हैं। मगर ये आसान नहीं होगा कि तहरीके इंसाफ को आप बिल्कुल बैन कर दें, क्योंकि उनको ये भी इत्मीनान है कि काफी हद तक हमने उनको इतना तोड़ दिया है या इस तरह से खिलाफ खड़ा कर दिया इदारों के कि उनके लिए उतना रास्ता नहीं होगा जो बिल्कुल तनहा जो है तहरीके इंसाफ। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी असेसमेंट हो सकती है, लेकिन चौधरी साहब आपके नज़दीक ये असेसमेंट उनकी किसी बड़े सरप्राइज में भी बदल सकती है? क्योंकि बहुत से मैं सीनियर तज्जियाकारों को सुन रही हूँ जो कह रहे हैं कि अगर बल्ले का निशान मौजूद है तो इसका मतलब है कि पीटीआई की जीत का इम्कान मौजूद है। समीना, इसमें जो अहम बात ये है कि इतनी जल्दी जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो ख़त्म नहीं हो सकती। तहरीके इंसाफ का वोट बैंक है, बहुत ज़्यादा वोट बैंक है इस वक्त। उनको जो इस हुकूमत की माशी कारकर्दगी है या दूसरे जो फेलियर्स हैं उनका बेनिफिट सिर्फ उनको है। और अगर ये पार्टी का निशान वहाँ पे रहता है तो बिल्कुल उनको एज होगा। और यही एक सूरत जो है वो शायद इलेक्शन डिले का भी कॉज हो सकती है कि जब तक आप जो है तहरीक इंसाफ को काट टू साइज नहीं कर सकते तो तब इलेक्शन जो है वो करवाना वो भी तो एक जो है वो जुआ ही है। और उस जो कि मोस्ट लाइकली जो करवाने वाले हैं वो हार जाएंगे। लिहाजा वहाँ पे ये जो इतनी मेहनत की गई है डिसमेंटल करने पे या सारे मामलात करने पे वो दोबारा हुकूमत देने के लिए तो नहीं किए गए। लेकिन इसके साथ साथ कोई इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि वो जमातें जो इस वक्त आस लगाए बैठी हैं या जिनकी वो बात है कि उनको ये फैसला कर लिया गया, उनको भी जो है वो खुल खेल के मौका नहीं देना चाहते। तो जो मामलात हैं वो एक जो है वो हंग पार्लियामेंट या इस तरह के मामलात जब तक होंगे, यानी कोई भी जमात जो है वो अगर तो बड़ी उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं दूसरी जमातों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। वो तो समझते हैं कि उन्हें काफी फायदा हो जाएगा। नेचुरली अगर चेयरमैन पीटीआई नहीं होंगे, पीटीआई को अगर वहाँ पे गजन पहुँचता है तो फिर नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अब ये सवाल भी $1 मिलियन क्वेश्चन जो आप अभी कॉरिडोर्स में, पावर कॉरिडोर्स में हो रहा है या ये चीज़ की एको सुनाई देना शुरू हो गई है, उससे तो लगता है कि अगर नून लीग का जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं
वो पार्टी के उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, लेकिन जो फैसले हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो ये भी एक मामला जो है ये जहन में रखिएगा कि पार्टी के अंदर और फिर इत्तेहादी जमातों की भी पॉलिटिक्स तो अपनी अपनी है, हर जमात ने अपनी सियासत पे अपने इलेक्शन लड़ना है और अलग इलेक्शन लड़ना है। पीडीएम में कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो है नहीं, सही है। लिहाजा हर बंदा जो है, हर पार्टी अपनी जो इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन जो सिचुएशन है उसको इस वक्त वे कर रही है। इसी वजह से आपको केपी में पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है नबर्द आजमान नजर आ रही हैं फजल रहमान साहब के साथ, इसमें अभी और थोड़ा सा मौलाना फजल हमें रहमान मज़ीद की चीजें क्लियर होने का इंतजार करना होगा, वो और नून लीग आपस में अलायंस करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। अभी एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। उसामा, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, थैंक यू मच, आपने वक्त दिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और मईशत के हवाले से कुछ डिस्कशन बड़ी ज़रूरी है। और IMF से पाकिस्तान को पहली किस्त मिल गई है जो कि तकरीबन $1.2 अरब है, जबकि सऊदी अरब से भी $2 अरब स्टेट बैंक को मौसूल हो गए हैं। तो इस तरह से जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब तक चले गए हैं। और अब नवीद ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो फौरी तौर पर एक बहरानी किसी कैफियत थी मईशत के ऊपर, उससे निकलने या कम अज़ कम उससे निकलने के सफ़र का आगाज़ ज़रूर हो चुका है। तो क्या वाकई ऐसा है या ये सिर्फ हमें फ़िलहाल अच्छी अच्छी बातें सुनाई जा रही हैं? क्योंकि आवाम के लिए तो मुश्किलात देखा जाए इन द लॉन्ग रन तो बड़ी हैं। महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, अभी मैं देख रही थी बिजली के टैरिफ में भी इजाफा कर दिया गया है, तो बिजली भी मज़ीद महंगी होने जा रही है। ये भी IMF शराइत के तहत हो रहा है। तो क्या इससे ओवरऑल पाकिस्तान के लिए खुश होने की बात है या फिर हमारे लिए अवाम के लिए कम अज़ कम परेशान होने की बात है? ये सोचने की सवाल है। तो इमरान साहब, पाकिस्तान के लिए आप इसको क्या समझते हैं? ये अच्छी खबर है कि जी हमें IMF पैकेज मिल गया है और अब आगे चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होने जा रही हैं? मेरा सीधी सी बात है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आप उधार पे उधार लेके इस पे खुशियाँ मनाना शुरू कर दें और बगले बजाएं कि जी वाह 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 हम बच गए, तो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हम मजीद जकड़ते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, दसते चले जा रहे हैं। क्या हमारे पास ऐसी हिकमत अमली है? क्या हम वाकई ही यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को फरोग दे रहे हैं? क्या हम उस बिजनेस में ईज पैदा कर रहे हैं? देखो, पैसे तो उसी तरह से आप कमा सकते हैं ना, अपनी मैशत को किस तरह से ठीक कर सकते हैं? इसी तरह ठीक करेंगे कि आप बिजनेस में ईज दें, आप इंडस्ट्री जो है उसको इस तरह की सहूलतें दें। लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर आपने कम्पीट करना है, अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं, तो अगर पूरी दुनिया में आप बिजली आप उन ममालिक में अपना नाम शामिल करवाते चले जाएं जहां शायद एनर्जी सबसे महंगी है, तो फिर कैसे होगा? IPP से आप जब ये माहदे किए थे तो उसी वक्त ही आपने इसकी बुनियाद रख दी थी। आज चले एक अच्छी बात है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 का इफ्तिताह किया है। उसमें 1200 मेगावाट जो है बिजली वो भी आएगी जब वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मामला ये, आपको जब तक आप सस्ती बिजली भी करेंगे, IMF तो अब देखें, IMF ने तो आपको एक चार्टर दे देना ना कि आप इस पे अमल करें, टैक्स नेट बढ़ाएं, आप अपनी आमदनी के जराए बढ़ाएं। जब आप आमदनी के जराए सिर्फ टैक्स के जरिए टैक्स नेट आप बढ़ा नहीं रहे, जो टैक्स देते हैं उन पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। बिजली की कीमतें आपने बढ़ा दी, गैस की कीमतें आपने बढ़ा दी। तो ये सारी चीजें जो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि इससे मईशत को नुकसान होगा। आपने इसमें अगर जब तक आप कोई इस तरह की ठोस चीज ना करें कि जिससे मईशत आपकी ठीक हो, उस वक्त तक अब तो बल्कि IMF ने कहा है कि आप ज़राई टैक्स भी लगाएं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाएं, और साथ में ही अब इन्होंने ये बिजली की कीमतें भी बढ़ाई हैं। तो ये अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करने पड़ेंगे। लेकिन मीर मोहम्मद अली साहब को मैं यहाँ पर वेलकम करूँगी, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और सर, हम इस बात पे खुशी मनाएं कि शुक्र है हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए और IMF ने हमारा हाथ थाम लिया, या इस बात पर हम परेशान हों कि हाथ तो हमारा उसने थाम लिया लेकिन अब साथ ही हमारी बाजू भी रोड़ना शुरू हो गया है IMF, और इसमें अब हमें पैसे तो ज़ाहिर है हमें ही आवाम से ही लेके देने हैं उन्हें? तो क्या खुशी मनाएं या परेशान हो? मेरे ख्याल में तो 23 दफ़ा डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर आप कोई खुशी मनाए तो अल्लाह उसको हिदायत दे। 23 दफ़ा हम IMF के पास जा चुके हैं,
तो इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज, हम IMF को बार बार बुरा कहते हैं, वो हमारे पास आके हमारी आर्म ट्विस्टिंग नहीं करती कि हमसे कर्जा ले ले। हम अपनी मईशत में आज तक हमने कोई रिफॉर्म्स ही नहीं किए हैं 75 साल में। 75 साल में सिर्फ 3 अप साइकिल्स आई हैं हमारे पास इकोनॉमी की, जिसमें से सबसे बड़ी डिक्टेटर की थी 7 इयर्स की, मुशर्रफ के टाइम पर। इस वक्त इतनी देर से हम IMF के पास गए हैं कि हमें उनकी हर शर्त माननी पड़ी है। IMF बनिया है, और जब बनिया पैसा देता है तो वो तो चाहेगा कि उनको गारंटीज मिलें कि उनका पैसा वापस मिलेगा। तो इस वक्त आपके पास जो रिजर्व्स हैं, अगर आप एक्चुअलिटी में देखें तो हम नेगेटिव $14 बिलियन में हैं। ये जो $4 बिलियन आए हैं जो थे रखे हुए पहले से, वो तो दूसरों के थे। अब जो आए हैं वो जो है लोन्स के हैं। अब इसके बाद $4 से $5 बिलियन के और लोन्स अनलॉक हो जाएंगे। हमारी अपनी क्या है इस के अंदर? इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अब बिजली की प्राइस इन्होंने ₹5 पर यूनिट बढ़ाने का कह दिया है। अब पॉलिसी रेट भी बढ़ाने का कहेंगे। फ्री फॉल में, फ्री मार्केट में डॉलर को डालने का कहेंगे। जैसे ही हमारी इंपोर्ट्स खुलती है, 50 से $60 बिलियन की तो इंपोर्ट है हमारी। स्टेट बैंक ने पिछले हफ्ते कहा है कमर्शियल बैंक से कि 25% तक इंपोर्ट खोले, और खुद अपने से कमर्शियल बैंक डॉलर को नहीं, लेकिन इसमें मीर साहब सवाल ये पैदा होता है ना, ये तो चलिए हम सबको मालूम ही था कि महंगाई और बढ़ेगी, शराइत सख्त हैं तो जाहिर है सख्ती होगी, टैक्स भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, ये तो हमारे लिए एक्सपेक्टेड था। लेकिन सवाल ये कि ये सब जिस चीज़ के लिए, जिस बात के लिए किया गया, जिसके एवज किया गया, क्या वो मकसद फिर भी हल हो पाएगा? क्या लॉन्ग टर्म हमारी मईशत खड़ी हो सकेगी, या कम से कम मईशत का पहिया चलना शुरू होगा, जो अभी हम देख रहे थे कि बिल्कुल ही रुक गया था? जी, चलना थोड़ा सा शुरू करेगा, मगर हम मरीज हैं इस वक्त, हमें बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। कि जैसे है ना, जैसे एक्सीडेंट का मरीज है और 1.5 महीने के बाद अस्पताल से रिलीज हो रहा है, तो जाहिर है क्रचेस के ऊपर है। हम अभी भी क्रचेस के ऊपर है। हमारे बॉन्ड्स की प्राइसेस नीचे आई हैं, बहुत अच्छी बात है। डिफॉल्ट का खतरा सर से टला है, बहुत अच्छी बात है। मगर हमारे हालात लफ्ज डिफॉल्ट को निकाल के देखें तो डिफॉल्ट के ही जितने बदतर हैं इस वक्त। तो मेरे ख्याल में तो 2024 से लेके 2026 के दौरान हम जाके कहीं पैर पे खड़ा होना शुरू होंगे। हमें इस वक्त $24.9 बिलियन चाहिए अगले 12 महीने के अंदर, जो हमने रीपे करना है। तो उससे जाहिर कहाँ से आएंगे हमारे पास? या तो हम अपने एसेट्स बेचना शुरू करें, या हम अपने लॉसेस को कट करें जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के अंदर हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें, मगर सब में पहले हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है ना कि जो ये चीज़ें हैं कि जी अब आप कह रहे हैं कि जी वो कहेंगे डॉलर आपका फ्री फॉल, यानी रुपया फ्री फॉल मार्केट में जाए उस तरह। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर मजीद सस्ता होगा और रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। लेकिन ये भी मैंने खबर देखी कि जी 300 से भी अबव चला जाएगा रुपया। तो आपकी नज़र में मार्केट कहाँ जाके रुकेगी? देखिए, जब पिछले हफ्ते 270 पे आया था डॉलर, तो गालिबन में एक दूसरे चैनल पे था और मैंने कहा था कि ये दोबारा बाउंस बैक करेगा 270-285 के दरमियान, तो शायद इस वक्त सेटल हो जाए। मगर वीक मईशत है, डॉलर्स हमारे पास है नहीं, जितने हैं वो उधार के हैं और भी उधार हमने देना है। तो मेरे ख्याल में तो ये यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नहीं दिखा सकता रुपया। रुपए की कोई स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त। ये टेम्परेरी यूफोरिया है हमारा कि इतनी बुरी खबरें हमें मिल चुकी हैं कि एक छोटी सी भी उम्मीद से भरी खबर जब आती है तो हम पाकिस्तानी वैसे ही माशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर हैं, तो इसके अंदर चंद पंटर्स भी आ जाते हैं और जिन्होंने डॉलर्स रखे हुए थे वो भी बेचना शुरू हो जाते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में तो आई डोंट सी डॉलर हियर, आई सी मच हायर। अच्छा मीर साहब, ये हुकूमत, ये वज़ीर ख़जाना भी ये कह रहे हैं कि अब तो सोचना भी इस बात का हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि IMF की शराइत से रूगर्दानी की जाए। लेकिन अगर कोई इसमें
ऊंच नीच होती है तो क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं? मैं इसाकदार साहब से बसद करोड़ एहतराम ये पूछना चाहूंगा कि वो अकड़ कहाँ गई कि अब उन्होंने हमें देना है तो दे, ना देना है तो ना दे, IMF बेटर बिहेव। अगर यही जुमले मुरव्वत के आज से 10 महीने पहले या 9 महीने पहले बोल देते तो हमारी इकोनॉमी 10 गुना बेहतरी की जगह पर चल चुकी होती। हमें जब पता है कि जाना हमने IMF के पास ही है। देखिए IMF हल नहीं होता, मगर IMF का जब स्टैंप लग जाता है तो दूसरे इंटरनेशनल लेंडर्स और डोनर्स जो हैं वो कंफर्टेबल फील करना शुरू हो जाते हैं कि इन्होंने अपनी ड्यू डिलिजेंस की होगी तो हम अब पैसा दे सकते हैं। इसाकदार साहब तो 25 साल से IMF से डील कर रहे हैं। लेकिन मीर साहब तो जैसा अब आपने ये अभी कहना- आगे अपनी स्टेटमेंट में कहा कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अब इशू ये है कि IMF का ये पैकेज तो मिल गया है और आगे का प्रोग्राम जो है वो भी हम उस पर आए कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे मुल्क में क्या हम रिफॉर्म्स की तवक्को कर सकते हैं जहाँ पे 70% ब्लैक इकॉनमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, टैक्स का नेट जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर तो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे असल टैक्स लगने की बात है, एग्रीकल्चर टैक्स जो है ऑलरेडी नाफिज है, उसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है। तो उसमें जो रिफॉर्म्स की बात आपने रेफ़र की बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी नज़र में कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि इमीडिएटली करनी चाहिए ताकि हम इस भंवर से निकलने की किसी पोजीशन में आ सकें, चाहे कुछ सालों तक? भाई जो जो अमराज आपने गिनाए हैं ना, इसी की इस्लाह करने को यही तो तो रिफॉर्म्स कहते हैं। यही टैक्स नेट को बढ़ाना है, इसी ब्लैक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बनानी है, अनटैक्स लोगों के ऊपर टैक्स करना है, अपने सब्सिडीज को कम करना है। हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दूसरे एवेन्यूज पे देखना है। हमारे जो 700 अरब रुपए से 1100 अरब रुपए के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हर साल लॉसेस करते हैं, उनको बंद करना है या बेचना है। हमें असल ऑस्टेरिटी करनी है। 1 महीने की वुज़रा अपनी तनख्वाह देकर समझते हैं कि उन्होंने कोई तीर मार लिया या हम आवाम के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। तो ये 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए तो वजीर नहीं बनते हैं, और मैं टीवी पे कहना नहीं चाहता हूं कि इनकी इनकम कितनी होती है। तो असल 2-2 करोड़ की गाड़ी एक असिस्टेंट कमिश्नर लेके घूम रहा है इस मुल्क के अंदर। तो आप सोचिए ये ऑस्टेरिटी कहाँ हो रही है। हमें ऑस्टेरिटी करनी है। 90 अरब रुपए एक हफ्ता पहले कैबिनेट डिवीजन के लिए काबीना ने मुख्तस कर दिए ताकि जाते जाते अपने MNAs को खुश करके जाए। 90 अरब रुपए की डेवलपमेंट के काबिल है। हमको इनवर्डली देखना पड़ेगा हर चीज में। देखिए जिस चीज में सब में ज्यादा स्कोप है एक्सपोर्ट्स के बढ़ने का, वो IT है, वो सॉफ्टवेयर है। उसमें हम ब्रेक एंड मॉर्टर के पीछे पड़े रहते हैं। हम कहते हैं आके फैक्ट्रीज लगाओ। हम सर्विस इंडस्ट्री को कभी एक्सपैंड किया ही नहीं हमने एक्सपोर्ट में। और इंडिया जैसे मुल्क ने सिवाय सर्विस इंडस्ट्री के उससे अच्छी कोई एक्सपोर्ट उनकी है ही नहीं। मैं जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम देखिए इकोनॉमिस्ट टीवी पर आकर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए फाइनेंस को रॉकेट साइंस की तरह पेश करते हैं। फाइनेंस रॉकेट साइंस नहीं है, मोस्टली कॉमन सेंस है और नॉलेज है। फिर तो कॉमन सेंस को यूज करें, नॉलेज एंड नंबर्स को पे खेलें और सही तरीके से रिफॉर्म्स करें। 5 साल का इकोनॉमिक प्लान दें, 10 साल का इकोनॉमिक प्लान दें, 15 साल का दें, और उसके साथ साथ एक यार्ड स्टिक दें कि हर 3 महीने में हम ये अचीव करेंगे, और उसको वेबसाइट के ऊपर डालें कि हमने अचीव किया है या नहीं। राइट। बहुत ज़बरदस्त आपके आइडियाज़। वी होप के कुछ इनके ऊपर कान भी धरा जाए और कोई इम्प्लीमेंट भी करे। मीर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेकिन लास्टली मैं चौधरी साहब आपका एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। एक नए न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा का भी संगे बुनियाद रखा गया, लेकिन सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आखिर इसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? क्या ये सिर्फ तख्तियाँ लगाकर एक बताने के लिए कि जी हमने एक और प्रोजेक्ट बना दिया या बनाने लगे हैं, तो ये सिर्फ एक नारे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इस किस्म के काम किए जाते हैं? क्योंकि आपके पास
पैसे खाने को है नहीं है, तो आप कहाँ से ये प्रोजेक्ट्स बनाएंगे सर? ये असल में क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो इसलिए इस किस्म की अभी बहुत सारे आप और भी देखेंगे यहाँ वहाँ पे ये जो नून लीग का एक पुराना तरीक़ेकार है, रिबन शिबन कटेंगे, अनवार शहबाज शरीफ साहब जो हैं वहाँ पे तालियाँ शालियाँ बजवाएंगे, तकरीरें करेंगे, माइक शाइक भी शायद गिराएं, तो वो उनका क्योंकि इलेक्शन जो है वो अभी आ रहा है, तो वो दिखाना चाहेंगे कि हमने बहुत कुछ किया। लेकिन बात यह है कि ये तमाम चीज़ें ये बहुत अभी इलेक्शन स्टंट नजर आ रहा है आपको। ठीक हो गया, चलो साहब वक्त खत्म हो गया। जो है लोड शेडिंग बन रही है, लेकिन ऑल राइट, चलिए लोड शेडिंग बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। मुमकिन है कि फिलहाल तो हमें इसके असरात ना नजर आए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन आपके साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।